नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है रूट एपिकल मेरिस्टेम, जिसको मूल शीर्षस्थ विभज्योतक भी कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होती है वो एक पूर्णतया विभेदित संरचना यानी फुल्ली डिफरेंशिएटेड मैच्योर स्ट्रक्चर, जिसको कहा जाता है रूट कैप या मूल गोप, इसके अंदर आवृत रहती है या एनक्लोज्ड रहती है रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो रूट कैप जो है वो रूट एपिकल मेरिस्टेम के बाहर की तरफ पाई जाने वाली एक स्ट्रक्चर होती है। और क्योंकि जो रूट एपिकल मेरिस्टेम के ऊपर रूट कैप पाई जाती है, इस कारण जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होती है यानी जो मूल शीर्षस्थ विभज्योतक या जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है उसकी स्थिति सब टर्मिनल हो जाती है यानी उप अंतस्थ। क्योंकि टर्मिनल जो लोकेशन के ऊपर यहाँ पर या जो टर्मिनल पोजीशन है वहाँ पर रूट कैप है, इस कारण जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है उसकी लोकेशन जो है वो सब टर्मिनल हो जाती है। यानी जो मूल गोप की अंतस्थ उपस्थिति से रूट एपिकल मेरिस्टेम की स्थिति उप अंतस्थ या सब टर्मिनल हो जाती है। इसके बाद में जो रूट अपेक्स होता है उसके द्वारा किसी भी प्रकार के जो लेटरल अपेंडेजेज होते हैं यानी जो पार्श्वीय उपांग जिसको हम कहते हैं, उसका निर्माण जो है रूट अपेक्स से देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि शूट एपिकल मेरिस्टेम में लेटरल अपेंडेजेज जो है उसका भी निर्माण होता था। इस प्रकार लेटरल अपेंडेजेज का निर्माण जो है रूट अपेक्स से संबंधित नहीं होता है। और ये एक प्लांट है एरियोफोरम वेजिनेटम। इसका रूट अपेक्स जो है उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या एलएस दिखाया गया है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि रूट अपेक्स जो होता है या जो मूल शीर्ष होता है उसके बाहर की तरफ रूट कैप जो है वो पाई जाती है। यानी जो रूट अपेक्स होता है या जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है उसके बाहर रूट कैप का आवरण पाया जाता है, या जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होती है वो रूट कैप के अंदर एनक्लोज्ड पाई जाती है। साथ ही साथ इसमें हम देख सकते हैं कि हमें एक और लेयर दिखाई दे रही है जो कि कैलिप्ट्रोजन कहलाती है। और इसी कैलिप्ट्रोजन की जो लेयर से इस रूट कैप की कोशिकाओं का निर्माण होता है। रूट जैसे जैसे जमीन के अंदर या भूमि के अंदर वृद्धि करती है तो रूट कैप की जो बाहर की जो सेल्स होती है यानी जो रूट कैप के बाहर की जो लेयर के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है वो नष्ट होती रहती है और नई कोशिकाएं वहां पर लगातार बनती रहती है। इस प्रकार जो रूट होती है वो भूमि के अंदर आसानी से वृद्धि कर सकती है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें सबसे बाहर की तरफ जो लेयर दिखाई दे रही है वो एपिडर्मिस की लेयर है। इस एपिडर्मिस की लेयर का निर्माण प्रोटोडर्म या जो डर्मेटोजन है उससे होता है। साथ ही साथ एपिडर्मिस के नीचे की तरफ कॉर्टेक्स की लेयर पाई जाती है और इस कॉर्टेक्स का निर्माण जो है वो पेरीब्लेम जो लेयर होती है उससे होता है। और इसके बाद में सेंटर के अंदर या जो मध्य भाग के अंदर वेस्कुलर सिलेंडर यानी संवहन ऊतक पाए जाते हैं और इसका निर्माण जो है जिस परत से होता है उसको कहा जाता है प्लूरोम। और कुछ जो रूट अपेक्स होता है उसके अंदर बाहर की तरफ जो है वो म्यूसिलेजिनस लेयर भी पाई जा सकती है। तो ये एक प्लांट है एरियोफोरम वेजिनेटम, उसका रूट अपेक्स है, उसका डायग्राम दिखाया गया है इसके अंदर। इसके बाद में जो मूल शीर्ष संगठन है या जो रूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसको समझने के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। जैसा कि हमने शूट एपिकल मेरिस्टेम को समझने के लिए कई सारे सिद्धांत पढ़े थे, उसी प्रकार रूट एपिकल मेरिस्टेम को भी समझने के लिए कई सारे सिद्धांत या थ्योरीज जो है उसका प्रतिपादन किया गया है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एपिकल सेल थ्योरी। इसको शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन नगेली नाम के साइंटिस्ट के द्वारा 1858 के अंदर किया गया था। और उन्होंने ये बताया कि जो वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स होते हैं यानी जो संवहनी क्रिप्टोगेम्स होते हैं उनके जो मूल शीर्ष होता है यानी जो रूट अपाइसेस होते हैं उसके अंदर एक टेट्राहेड्रल एपिकल सेल होती है, यानी एक सिंगल टेट्राहेड्रल एपिकल सेल होगी, उसी के द्वारा रूट की जो है ग्रोथ होती है।
तो इस सिद्धांत के अनुसार मूल शीर्ष जो होता है वो केवल एक विभाजनशील चतुष्फलकीय कोशिका यानी टेट्राहेड्रल सेल से बना हुआ होता है और उसी से जो कंप्लीट रूट होती है या जो समग्र मूल है उसकी ग्रोथ या वृद्धि देखने को मिलती है। अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो ये जो एक टेरिडोफाइट है टेरिस, उसका रूट टिप है उसको यहाँ पर दिखाया गया है, उसका जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है उसको दिखाया गया है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इसके रूट अपेक्स के अंदर एक एपिकल सेल होती है, टेट्राहेड्रल एपिकल सेल है, एक कोशिका होती है और उसी से रूट की जो है वो ग्रोथ होती है। तो इसके अंदर इसकी 4 कटिंग फेस होते हैं। उसके अंदर जो ऊपर के जो 3 फेस होते हैं या जो ऊपर की जो 3 साइड्स होती है उससे जो रूट की मेन जो बॉडी है उसका निर्माण होता है और जो रूट कैप बनती है वो इस टेट्राहेड्रल सेल के आधार से बनने वाली कोशिकाओं से निर्मित होती है। यानी इस एपिकल सेल की जो आधार होता है वहाँ से जो कोशिकाएं बनेगी उससे रूट कैप का निर्माण होगा और उसके ऊपर की जो 3 सतह है वहाँ से जो कोशिकाएं बनती है उससे रूट की जो बॉडी है वो बनती है। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि जिस एपिकल सेल से कई कोशिकाएं बन रही है जो कि डेरिवेटिव्स ऑफ एपिकल सेल कहलाती है। इसके बाद में एपिकल सेल थ्योरी के बाद में जो रूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए जो सिद्धांत दिया गया है वो कहलाता है हिस्टोजन थ्योरी। इसको उत्तकजन सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हैंस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने 1868 के अंदर किया था और इसके अंदर उन्होंने 3 परतों का के बारे में बताया था कि जो रूट अपेक्स होता है उसके अंदर 3 परतें या 3 लेयर्स जो हैं वो पाई जाती है और इन लेयर्स का नाम उन्होंने बताया था डर्मेटोजन, जिसको कि त्वचाजन भी कहा जाता है और इस लेयर से आगे जाकर के एपिडर्मिस का निर्माण होता है, यानी जो सबसे बाहर की लेयर होती है एपिडर्मिस उसका निर्माण होता है। इसके बाद में जो सेकंड लेयर उन्होंने बताई वो थी पेरिब्लैम, जिसको वल्कुटजन भी कहा जाता है और इस लेयर के द्वारा कोर्टेक्स या वल्कुट का निर्माण होता है। और थर्ड लेयर उन्होंने बताई थी प्लीरोम, जिसको कि रंभजन कहा जाता है और इसके द्वारा वेस्कुलर सिलेंडर या जो संवहन तंत्र होते हैं, संवहन ऊतक होते हैं, उनका निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो रूट के अलग अलग प्रकार के जो भाग हैं उनके निर्माण के जो है अलग अलग परतों से होता है। तो हैंस्टीन ने यहाँ पर 3 परतों के बारे में बताया था और हेबरलैंड नाम के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने 1914 के अंदर यहाँ पर जो ये 3 नाम दिए गए हैं हैंस्टीन के द्वारा, डर्मेटोजन, पेरिब्लैम और प्लीरोम, इनको कुछ और नाम से पुकारा था उन्होंने। जैसे कि उन्होंने जो डर्मेटोजन था उसको उन्होंने प्रोटोडर्म कहा था और पेरिब्लैम जो था जिससे कि कॉर्टेक्स का निर्माण हो रहा था उसको हेबरलैंड ने ग्राउंड मेरिस्टेम कहा और प्लीरोम जो था रंभजन जिससे कि वेस्कुलर सिलेंडर का निर्माण होता है उसको हेबरलैंड ने प्रोकेम्बियम के नाम से पुकारा। तो हेबरलैंड ने इन जो 3 लेयर्स थी डर्मेटोजन, पेरिब्लैम और प्लीरोम, इनके अलग अलग दूसरे नाम भी प्रस्तावित किए थे। इसके अलावा जो ये 3 लेयर्स है इसके अतिरिक्त एक और लेयर भी जो है रूट अपेक्स में पाई जाती है जिसको कहा जाता है कैलिप्टोजन। इसके बारे में भी इस सिद्धांत में बताया गया है और इस कैलिप्टोजन की जो लेयर है उससे रूट कैप या मूल गोप का निर्माण होता है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं तो इसमें जो हैंस्टीन का जो हिस्टोजन कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग जो लेयर्स हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि जो सबसे बाहर की जो लेयर है वो कहलाती है डर्मेटोजन जिससे कि एपिडर्मिस का निर्माण होता है और जो डर्मेटोजन के अंदर की जो परत है वो कहलाती है पेरिब्लैम जिससे कि कॉर्टेक्स का निर्माण होता है और सबसे अंदर की जो है सेंटर की जो लेयर्स होती है वो कहलाती है प्लीरोम जिससे कि वेस्कुलर सिलेंडर का निर्माण होता है। और हेबरलैंड ने डर्मेटोजन को प्रोटोडर्म के नाम से पुकारा, पेरिब्लैम को उन्होंने ग्राउंड मेरिस्टेम कहा और प्लीरोम को उन्होंने प्रोकेम्बियम के नाम से संबोधित किया था। इसके बाद में हम रूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है या जो रूट अपेक्स के समझने के लिए जो तीसरा सिद्धांत दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं, वो है कॉर्पर केपे थ्योरी। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो श्यूप नाम के साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था 1917 के अंदर। ये सिद्धांत जो है वो कोशिका विभाजन के जो तल हैं उसके ऊपर आधारित है।
इस कॉर्पर के कैपे सिद्धांत के अनुसार जो मूल का शीर्ष होता है उसमें दो प्रकार के कोशिकाओं के समूह होते हैं या कोशिकाओं के दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं या जोन होते हैं। उन दोनों जोन या क्षेत्र के अंदर जो विभाजन का तल होता है, सेल डिवीजन का जो प्लेन होता है, वो अलग अलग होता है। दोनों ही क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती है उसमें जो प्रथम विभाजन होता है वो अनुप्रस्थ तल में होता है, यानी जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो सेल जब डिवाइड करती है तो जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स डिवीजन कहलाता है। उसके बाद में जो दो डॉटर कोशिकाएं बनती है, दो पुत्री कोशिकाएं बनती है, उनमें से एक जो डॉटर सेल होती है या पुत्री कोशिका होती है उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का जो डिवीजन होता है वो टी आकार का होता है या जिसे हम टी डिवीजन भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो रूट अपेक्स है उसके जो दो पार्ट बताए गए हैं वो कहलाते हैं कॉर्पर और केपे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कॉर्पर रीजन होता है यानी जो कॉर्पर क्षेत्र होता है, तो ये रूट अपेक्स का जो इनर रीजन होता है यानी अंदर का जो भाग है वो कॉर्पर कहलाता है। और इसके अंदर जो विभाजन होते हैं वो उल्टे टी प्रकार के होते हैं, यानी यहाँ पर जो टी डिवीजन होते हैं वो इन्वर्टेड प्रकार के होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो बाहर का क्षेत्र होता है वो कहलाता है केपे, यानी जो आउटर रीजन है वो केपे कहलाता है, जिसको बॉडी भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो कोशिकाओं में विभाजन होते हैं वो सीधे टी प्रकार के होते हैं, यानी यहाँ पर जो टी डिवीजन होते हैं वो सीधे या स्ट्रेट होते हैं। तो जो केपे होता है वो होता है जोन विथ स्ट्रेट टी टाइप ऑफ डिवीजन। अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो ये जिया मेज जो है उसका एक रूट अपेक्स का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें कि कॉर्पर केपे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो जोन होते हैं या जो कॉर्पर केपे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो डिवीजन होते हैं उसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये बाहर का जो रीजन है वो कहलाता है केपे, जिसको बॉडी भी कहा जाता है। इसके अंदर जो डिवीजन होते हैं टी डिवीजन वो स्ट्रेट टी डिवीजन कहलाते हैं। इसके अलावा जो सेंटर का जो पार्ट होता है यानी जो अंदर वाला जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है कॉर्पर। और यहाँ पर जो कोशिकाओं में डिवीजन होते हैं वो उल्टे टी प्रकार के होते हैं, यानी इन्वर्टेड टी टाइप के यहाँ पर डिवीजन देखने को मिलते हैं। तो ये कॉर्पर केपे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो डिवीजन है उसके बारे में बात की हमने कि जो दो अलग अलग प्रकार के जोन हैं उसमें दो अलग अलग प्रकार के विभाजन होते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें कुछ मोनोकोट्स की, विशेषतः जो ग्रेमिनी फैमिली है उसके बारे में, तो उसके अंदर जो ये कॉर्पर और केपे जो दो रीजन हैं उनके बीच के अंदर जो बाउंड्री होती है वो क्लियर होती है, यानी शार्प बाउंड्रीज हमें देखने को मिलती है। और क्लॉज ने ये बताया कि ये जो कॉर्पर और केपे जो रीजन है इसके बीच में जो बाउंड्री होती है वो सामान्यतया जो है स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। तो ये कॉर्पर केपे कंसेप्ट था जो कि रूट एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए दिया गया था। श्यूप ने ये सिद्धांत दिया था। इसके बाद में जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है उसको समझाने के लिए एक और सिद्धांत दिया गया है, उसको कहा जाता है कंसेप्ट ऑफ क्विसेंट सेंटर। तो ये सिद्धांत क्लॉज के द्वारा दिया गया था। उन्होंने जो जिया की रूट टिप है यानी जो मूल का जो शीर्ष होता है उसके अंदर जो फोटो रेडियोग्राफिक स्टडीज़ की थी जो कि डीएनए सिंथेसिस यानी डीएनए के संश्लेषण से संबंधित थी। तो उन्होंने ये पाया कि जो रूट का एपिकल क्षेत्र होता है या जो रूट अपेक्स होता है वहाँ पर एक केंद्र के अंदर कप लाइक रीजन देखने को मिलता है, यानी ये कप लाइक रीजन होता है कोशिकाओं का जो कि सेंटर के अंदर पाया जाता है। और ये जो क्षेत्र होता है वो रूट कैप यानी मूल गोप और एक्टिव मेरिस्टेमेटिक रीजन है, यानी जो सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली जो विभज्योतक कोशिकाएं हैं उसके बीच में और मूल गोप के बीच में एक कप लाइक कोशिकाओं का कप लाइक रीजन होता है कोशिकाओं का, उसको उन्होंने क्विसेंट सेंटर के नाम से संबोधित किया था। तो ये जो क्विसेंट सेंटर की कोशिकाएं होती है वो सामान्यतया विभाजित नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे जो रूट है वो ज़मीन के अंदर आगे आती है तो उसके अंदर जैसे जैसे वो डैमेज होती है, रूट कैप जो है वो डैमेज होती है, तो ये कोशिकाएं जो है वो विभाजित होती है और जो रूट का डैमेज है उसको रोकती है। इस कंसेप्ट को अगर हम डायग्राम से समझें तो ये एक एलियम सीपा जो प्लांट है
उसका रूट अपेक्स का डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर एक कप लाइक रीजन है कोशिकाओं का, उसको क्विसेंट सेंटर नाम दिया गया है। ये जो रूट कैप है और जो ऊपर की तरफ जो एक्टिवली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है उसके बीच में पाए जाने वाला ये क्षेत्र होता है। और इस क्षेत्र की कोशिकाएं जो है वो सामान्यतया विभाजित नहीं करती है, लेकिन जब कुछ सेल्स के अंदर अगर डैमेज होता है तो ये कोशिकाएं जो है वो सेल्स के रिजर्वायर की तरह एक्ट करती है और जो है डैमेज को प्रिवेंट करती है। यानी ये कोशिकाएं जो है वो रेजिस्टेंट होती है डैमेज के रोकने के लिए, रेजिस्टेंस टू डैमेज होती है। तो ये रूट एपिकल मेरिस्टेम या जो रूट अपेक्स है उसको समझाने के लिए दिए गए अलग अलग सिद्धांत थे, उसके बारे में हमने बात की। थैंक यू।